मौलाना आजाद का मतलब क्या है। और अगर कोई सरोजिनी नायडू कहती हैं कि पैदा होते ही 50 साल के हो गए, तो इसका मतलब क्या है। आज हम लोग जिस मोड़ पे खड़े हैं, जिस तरह का वैल्यू, जिस तरह का सेकुलर हिंदुस्तान बनाने का तसव्वुर था, विचार था, वो विचार ही खतरे में पड़ा हुआ है। 40 से 46 के बीच जितने भी वार्ताएं हुई अंग्रेजों के साथ, चाहे वो बंटवारे को लेके हो, चाहे भविष्य के भारत को लेकर के हो, चाहे बहुत सारे कैबिनेट मिशन जैसे आया, ये तय हुआ कि भारत का बंटवारा नहीं होगा, एक लूजली फेडरेशन हम बनेंगे। इन सब बातचीत के दौरान भारत का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से, वो मौलाना आजाद थे। शुक्रिया। भारत के इतिहास में मौलाना आजाद कितने महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे हैं, इस पर बहुत बात करने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष उमैर साहब, CLP शकील अहमद खान साहब, प्रदेश अध्यक्ष, लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष, जिनसे ये सीखा जा सकता है कि अपने अपने खास तौर से समाजों से जुड़े हुए महापुरुषों की जयंती हमको क्यों मनानी चाहिए, कैसे मनानी चाहिए। अखिलेश प्रसाद जी, प्रोफेसर इम्तियाज अहमद साहब, प्रोफेसर रतन लाल जी, जिनको हम लोग सुनते रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, इन्होंने पिछले दिनों नागपुर में एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया है। हम चाहेंगे कि उसका भी आज हम तबसरा करें वो अपनी बातचीत में। देखिए, मौलाना आजाद के साथ एक ट्रेजेडी है, और वही ट्रेजेडी गांधी जी के साथ भी है। गांधी जी को बहुत सारे लोग एक संत की तरह समाज में प्रोजेक्ट करते हैं, नेता की तरह, एक पॉलिटिशियन की तरह उन पे बहुत कम बात होती है, एकेडमिक्स में भी और बातचीत में भी, सार्वजनिक स्थानों पर। उसी तरह मौलाना आजाद के साथ दुर्भाग्यवश एक ट्रेजेडी ये जुड़ गई कि उनको एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर के बतौर ही हम लोगों ने ज्यादा प्रचारित किया, और ये बात भी उनके बारे में ज्यादा हम लोगों ने बातें की कि उनके पहले शिक्षा मंत्री रहते हुए देश में बहुत सारे एजुकेशनल इदारों का गठन हुआ, स्थापना हुआ। ये सब कुछ सही है, लेकिन जैसे महात्मा गांधी अपने दौर के दुनिया के सबसे बड़े राजनेता थे, रणनीतिकार थे, उसी तरह मौलाना आजाद भी एक बहुत बड़े नेता थे। वो एकेडमिशियन थे, लिटरेरी पर्सन थे, और जब उनको भूमिका मिली केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनने का, तो उन्होंने अपनी उस जिम्मेदारी को सही से निभाया। ये सब सही है, लेकिन सबसे पहले वो एक पॉलिटिशियन थे, ठीक जिस तरह महात्मा गांधी एक पॉलिटिशियन थे। उनकी पॉलिटिक्स पे बहुत बात करने की जरूरत है। आप सोचिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मौलाना आजाद थे, और 40 से 46 के बीच जितने भी वार्ताएं हुई अंग्रेजों के साथ, चाहे वो बंटवारे को लेके हो, चाहे भविष्य के भारत को लेकर के हो, चाहे बहुत सारे कैबिनेट मिशन जैसे आया, ये तय हुआ कि भारत का बंटवारा नहीं होगा, एक लूजली फेडरेशन हम बनेंगे।
इन सब बातचीत के दौरान भारत का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से, वो मौलाना आजाद थे। और अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम, तो उसमें आपको उस दौर की, सिर्फ उस दौर की ही नहीं, भविष्य में कैसी राजनीति होने जा रही है, इसका भी बहुत क्लियर कट खाका आपको उनकी किताब में मिल जाएगा। ये जब किताब प्रकाशित हुई तो उन्होंने अपने पब्लिशर से कहा कि 30 पन्ने ऐसे हैं जिनको आप किताब में मत छापिएगा। मेरे मरने के 30 साल बाद, जब 30 साल हो जाएगा हमारे मरे हुए, तब इन 30 पन्नों को आप उस किताब में ऐड करिए। तो ये जो 30 पन्ने हैं, जो बाद में ओरिएंटल ऑफ मैन जो पब्लिकेशन है वहां से छपा, वो 30 पन्ने ऐसे हैं जिसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बंटवारा रुक भी सकता। जो टर्म्स एंड कंडीशंस बंटवारे को लेकर तय किए जा रहे हैं, उसमें क्या बारीकियां थी, क्या टेक्निकलिटीज थी, ये सब चीजों पे उसमें उन्होंने रोशनी डाली। आप सोचिए, जब बंटवारा होना था, अभी हुआ नहीं था, तो 1946 में उनका एक इंटरव्यू आता है। वो इंटरव्यू अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान बनने जा रहा है, ये दो तीन साल से ज्यादा ये नहीं चल पाएगा। और उन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो पूर्वी हिस्सा है, यानी जो बांग्लादेश है, ये आगे चल करके टूट जाएगा। ये बात उन्होंने 46 में कही, और ये घटना सच कब साबित हुआ? 1971। यानी कि वो 25 साल बाद क्या होने जा रहा है, इसकी भविष्यवाणी उन्होंने आजादी से पहले 1946 में ही कर दी। जो पहला उनका भविष्यवाणी था, इसको सही साबित होने में तो 25 साल लगा, लेकिन जो दूसरा भविष्यवाणी था वो और अहम था। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान बनने जा रहा है, ये बहुत जल्दी मिलिट्री शासन के अधीन आ जाए, और ऐसा होने में मात्र 4 साल लगा। पाकिस्तान में आर्मी कू हुआ और आर्मी ने उस देश पे कब्जा कर लिया, शासन। इस तरह का भविष्यवाणी मेरा मानना है कि उस दौर के किसी भी नेता ने पाकिस्तान को लेकर के नहीं किया। ये वही कर सकता है जो बहुत गहरे तक राजनीति करता हो और राजनीति की बारीकियों को समझता हो। तो हमको जब बात करना हो मौलाना आजाद पे, तो हम उनको एक नेता की बतौर सामने रख के जब बात करेंगे, तब उनको हम समझ पाएंगे। जिन्ना समझते थे इस बात को। जिन्ना ने अपने पूरे जीवन काल में, कई हिस्टोरियंस ने लिखा है, जिन्ना ने कभी भी मौलाना आजाद से हाथ नहीं मिलाया, कभी हाथ नहीं मिलाते। वो इस चीज को समझते थे कि अगर हम हाथ मिलाते हैं तो जानते थे कि मौलाना आजाद हमसे बड़े नेता हैं, और जैसे मैं उनके साथ हाथ मिलाऊंगा उनका कद मेरे से बड़ा हो जाएगा। यानी कि जिन्ना भी उनको एक पॉलिटिकल आदमी की तरह देखते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मौलाना आजाद पे जहां भी कार्यक्रम होता है, अक्सर इस पे बात होती है कि वो बहुत इस्लामिक स्कॉलर थे, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए, अच्छी बात ही बनाया उन्होंने। एक चीज और आपको जानना चाहिए,
मौलाना आजाद ने कुरान का तबसरा लिखा, जिसका जिक्र अभी लोग कर रहे थे। उसी दौर में गांधी जी ने भागवत गीता पे एक टिप्पणी लिखी और इस टिप्पणी के छपने के बाद आरएसएस के लोगों ने गांधी जी की आलोचना करनी शुरू कर दी, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भागवत गीता पे जो टिप्पणी लिखी थी वो एक लिबरल सहिष्णु हिंदू समाज के निर्माण की तरफ समाज को ले जाए। ये कॉमन चीज है कि मौलाना आजाद ने जो तबसरे लिखे वो एक लिबरल इस्लामिक वैल्यूज की बात कर रहे थे, और महात्मा गांधी जी ने जो भागवत गीता पे टिप्पणी लिखी, आपको हर जगह 100-100 रुपए में मिल जाएगी, वो एक लिबरल उदार हिंदू समाज निर्माण की बात कर रहा है। तो जब भी हम ये बात करें कि मौलाना आजाद ने कुरान पे तबसरे लिखे, तो हमको ये भी याद रखना चाहिए कि ठीक उसी समय गांधी भी भागवत गीता पे एक टिप्पणी लिखते हैं, और एक मिली जुली संस्कृति वाला देश कैसे बनेगा, सहिष्णुता वाला समाज कैसे बनेगा, इन दोनों की बुनियाद इन दोनों किताबों में रखी गई। ये हमको बहुत याद रखने की जरूरत है। एक हुमायूं कबीर साहब थे, हुमायूं कबीर साहब उनके सेक्रेटरी थे, और जब मौलाना आजाद की डेथ हुई तो हुमायूं कबीर साहब को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। हुमायूं कबीर साहब उसी लेगेसी को, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। इसलिए अगर मौलाना आजाद की डेथ के बाद मौलाना आजाद का विचार कैसे आगे बढ़ा, इसको समझने के लिए हम लोगों को हुमायूं कबीर साहब पर भी बहुत बात करने की जरूरत है, और भावनात्मक बातों से बचने की भी जरूरत है। हम लोग अमूमन जब बात करते हैं कि मौलाना आजाद ने भाषण दिया लाल किले से, जामा मस्जिद से, और बहुत कोट किया जाता है वो भाषण, लेकिन क्या मौलाना आजाद ने कल्पना की होगी कि जो मुसलमान यहाँ रुक गए वो अपने को राजनीति से दूर कर ले? ऐसा उन्होंने चाहा था? मौलाना आजाद तो पॉलिटिकल आदमी थे। कांग्रेस में आने से पहले उन्होंने क्रांतिकारी संगठन में भी काम किया जो हथियार बंद आंदोलन की बात करता था। तो वो इतने पॉलिटिकल थे। जब वो पैदा हुए उनके बारे में सरोजिनी नायडू ने लिखा कि जिस दिन ये पैदा हुए मौलाना आजाद उसी दिन 50 साल के हो गए थे। तो उनके अंदर जो सियासी गंभीरता थी, राजनीतिक गंभीरता थी, उसको अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर मुसलमान खास तौर से उनके जीवन से कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। वो इतना सियासी आदमी, और उनके मानने वाले हम लोग कौन लोग हैं? पूर्वांचल में, हमारे उत्तर प्रदेश में, यहाँ का मैं नहीं जानता हूँ। किसी मोहल्ले में जाके पूछिए कि फलाने मुसलमान आदमी के बारे में पूछिए कि फलाने चचा कैसा आदमी हो, तो बहुत अच्छा आदमी हो, राजनीति से दूर रहलन, अपना काम में लगा रहलन। ये हमारे यहाँ बोला जाता है। तो मौलाना आजाद तो पॉलिटिकल आदमी थे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले आदमी थे, और जिस समाज को उन पे कहता है कि गर्व है, वो कहता है कि राजनीति से दूर रहना अच्छा है। तो मौलाना आजाद के विचार को आप कैसे पहुंचाएंगे? मान लीजिए कि मौलाना आजाद के कहने से आप रुक गए, जो उन्होंने भाषण दिया जामा मस्जिद से, अब रुक के कर क्या रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं उनके भावना, उनके विचार के अनुरूप है कि नहीं, इसका मूल्यांकन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसका हमको मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो कि आज हम लोग जिस मोड़ पे खड़े हैं, जिस तरह का वैल्यू, जिस तरह का सेकुलर हिंदुस्तान बनाने का तस्वुर था, विचार था,
वो विचार ही खतरे में पड़ा हुआ है। ऐसे में अगर आप नॉन पॉलिटिकल व्यवहार करेंगे, गैर राजनीतिक व्यवहार करेंगे, तो फिर मौलाना आजाद की बात करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम लोग थोड़ा इन लोगों से सीखें, अपने बीच नेता पैदा करें, राजनीतिक बहसबाजी करें, उनके किताबों को पढ़ें। जैसे दलित समाज के साथ एक चीज है, रतनलाल जी हैं, इनको तो हम बहुत साल से सुन रहे हैं। अगर कोई दलित आदमी अंबेडकर के बारे में बात कर रहा है, चाहे छोटा हो, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो रतनलाल की तरह, वो कम से कम अंबेडकर पे 5, 10, 2, 4 किताब पढ़ा होता कि नहीं पढ़ा होता। लेकिन हम देखते हैं मौलाना आजाद पे जो लोग बात कर रहे हैं, मौलाना आजाद का जीवनी कुछ दिए पढ़े हैं तो नहीं पढ़े हैं। सही है कि नहीं ये बात? इंडिया मीन्स फ्रीडम हम नहीं पढ़ेंगे, हम मौलाना आजाद पे बात करेंगे तो नहीं चल पाएगा। लेकिन दलित समाज के लोग जब अंबेडकर पे बात करते हैं तो अंबेडकर की किताबें पढ़े रहे। तो हम लोग इन तमाम नेताओं के विचारों को समझे, नॉन सीरियस हरकत करना बंद करें, उनके विचारों को गंभीरता से समझे, तब हमको समझ में आएगा कि मौलाना आजाद का मतलब क्या है। और अगर कोई सरोजिनी नायडू कहती हैं कि पैदा होते ही 50 साल के हो गए, तो इसका मतलब क्या है, तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। शुक्रिया।